नमस्कार। मेरा नाम है सुनील कुमार और आप लोगों का स्वागत है विज्ञान श्रद्धा कार्यक्रम में। हम बात करेंगे देश और दुनिया में हुई ताज़ा वैज्ञानिक गतिविधियों के बारे में। तो चले आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस की। हाल ही में ग्लोबल कमीशन ऑन द इकोनॉमिक्स ऑफ वाटर संस्थान की रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन का जल पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में चर्चा की गई है। इसके अलावा आईपीसीसी की सिंथेसिस रिपोर्ट 2023 भी प्रकाशित की गई है, जो कि जलवायु परिवर्तन पर आधारित है। जनरल साइंस के एक अध्ययन में प्रकाशित हुआ है कि शुक्र ग्रह पर पहली बार सक्रिय ज्वालामुखी को देखा गया है। इसरो के दोबारा उपयोग वाले प्रक्षेपण यान RLVLEX की इसके अलावा भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत पहली आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठक, जो कि गुजरात के गांधीनगर में आयोजित हो रही है। इसके अलावा विज्ञान श्रद्धा में और भी अनेक कार्यक्रम, अनेक जानकारियां हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के विज्ञान श्रद्धा कार्यक्रम की। संयुक्त राष्ट्र की आईपीसीसी अर्थात इंटर गवर्नमेंटल पैनल्स ऑफ क्लाइमेट चेंज के रिपोर्ट हाल ही में की सिंथेसिस रिपोर्ट 2023 हाल ही में प्रकाशित हुई है। यह रिपोर्ट पूर्व की 6 रिपोर्टों में जलवायु में हुए बदलावों को इसमें रेखांकित किया गया है। इसमें कहा गया है कि वैश्विक सतह के औसत तापमान में 1.1 डिग्री सेल्सियस वृद्धि हो चुकी है। वर्ष 2023 तक किसी एक वैश्विक सतह का तापमान किसी एक वर्ष में वैश्विक सतह का तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने की संभावना है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन से पड़ने वाले प्रभावों के बारे में इसमें चर्चा की गई है, जिसमें जलवायु से जुड़ी आपदाएं अधिक व्यापक हो जाएंगी और जमीन व समुद्र के कार्बन डाइऑक्साइड सोखने की क्षमता में भी कमी आएगी। समुद्र में अम्लीयकरण में वृद्धि होगी और सूखे और लू की घटनाएं इस ज़्यादा विकराल रूप लेंगी। इसमें उपाय के तौर पर बताया गया है कि उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रणालीगत परिवर्तन करने की आवश्यकता है। ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने के लिए जीवाश्म ईंधन के विकल्पों को अपनाने की आवश्यकता है। इसके अलावा उष्णकटिबंधीय वनों की कटाई को कम करते हुए वनों के संरक्षण और बहाली पर भी ध्यान देना होगा। रिपोर्ट में विकासशील देशों द्वारा किए जाने वाले अत्यधिक उत्सर्जन और इसको कम करने के उपायों पर भी चर्चा की गई है। ये थी आईपीसीसी की सिंथेसिस रिपोर्ट 2023 के बारे में। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने बैकग्राउंड रेडिएशन यानी कि प्राकृतिक विकिरण का अध्ययन किया है। इस शोध में केरल के कुछ हिस्सों में प्राकृतिक विकिरण अनुमान से 3 गुना अधिक पाया गया है। हालांकि इस बैकग्राउंड रेडिएशन में उच्च स्वास्थ्य खतरा नहीं है। भारत में गामा विकिरण का औसत बैकग्राउंड रेडिएशन स्तर 94 नैनोग्रे प्रति घंटा है। इससे पहले इसे 1986 के अध्ययन में पाया गया कि गामा विकिरण 89 नैनोग्रे प्रति घंटा है। केरल के कोल्लम जिले में बैकग्राउंड रेडिएशन का स्तर 9562 नैनोग्रे सालाना मापा गया है, जबकि 1986 में यही बैकग्राउंड रेडिएशन 3002 नैनोग्रे सालाना पाया गया था। बैकग्राउंड रेडिएशन की एक इकाई उत्सर्जित विकिरण और दूसरी जैविक जोखिम को संदर्भित करती है। यह एक विशेष स्थान पर पर्यावरण में मौजूद आयनीकरण विकिरण है। जनरल साइंस के अध्ययन में प्रकाशित हुआ है कि शुक्र ग्रह पर सक्रिय ज्वालामुखी मौजूद है। नासा के मैगेलन स्पेसक्राफ्ट से प्राप्त तस्वीरों का अध्ययन करने के बाद वैज्ञानिकों ने किया यह खुलासा। नासा द्वारा कहा गया कि शुक्र ग्रह की सतह पर सक्रिय ज्वालामुखी के होने की पहली स्पष्ट भूवैज्ञानिक साक्ष्य मिले हैं। मैगेलन मिशन 4 मई 1989 को नासा द्वारा लॉन्च किया गया था। यह शुक्र ग्रह की पूरी तरह से छवि लेने वाला पहला अंतरिक्षी यान था। ग्लोबल कमीशन ऑन द इकोनॉमिक्स ऑफ वाटर संस्थान 2023 की रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। इसका शीर्षक टर्निंग द टाइड ए कॉल टू कलेक्टिव एक्शन नामक शीर्षक के तहत प्रकाशित है। रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन, वर्षा और जल संकट पर आधारित रिपोर्ट आधारित है।
रिपोर्ट का उद्देश्य वैश्विक जल सुरक्षा में गिरावट को रोकने के लिए मार्ग तैयार करना है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मानव गतिविधियां जैसे जंगलों को नष्ट करना, गैस, तेल और कोयले को जलाना आदि वर्षा में कमी के लिए जिम्मेदार हैं। इससे अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान और स्वास्थ्य सामाजिक स्थिरता को भी खतरा होने का अनुमान है। जल संकट के चलते खाद्य आपूर्ति, जल विद्युत उत्पादन आदि चीज़ों पर खतरा है। रिपोर्ट ने हॉर्न ऑफ अफ्रीका का उदाहरण दिया है। यहाँ मानसूनी सीजन 5 बार असफल हो चुका है। नतीजतन यहाँ राजनीतिक अस्थिरता, संघर्ष, विस्थापन और प्रवासन जैसी समस्याएं उत्पन्न हो चुकी हैं। रिपोर्ट में उपाय दिए गए हैं। अनुकूल सिंचाई प्रणाली, कम पानी वाली फसलों और सूखे में खेती करने के तरीकों आदि उपायों को अपनाने की जरूरत है। शहरी क्षेत्रों में मीठे पानी का भंडारण, अपशिष्ट जल का पुनर्चक्रण और विनिर्माण में कम पानी का उपयोग जैसे उपायों को अपनाने की जरूरत है। संयुक्त राष्ट्र वाटर 2021 के अनुसार लगभग 2.3 बिलियन लोग गंभीर जल संकट वाले क्षेत्रों में रहते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री श्रीमती शेख हसीना द्वारा संयुक्त रूप से भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का वर्चुअल उद्घाटन किया गया। इससे 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष हाई स्पीड डीजल को बांग्लादेश तक पहुंचाने में मदद मिलेगा। इसके संचालन से इस मैत्री पाइपलाइन के संचालन से दोनों देशों के संबंध और अधिक मजबूत होंगे। यह भारत व बांग्लादेश की पहली सीमा पार ऊर्जा पाइपलाइन है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव भूपेंद्र भल्ला ने कहा है कि G20 बैठक के अतिरिक्त कहा है कि कार्बन उत्सर्जन घटाने का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हरित हाइड्रोजन मुख्य उपाय के तौर पर उभर रहा है। भारत ने वर्ष 2023 तक 500 गीगावाट की गैर खनिज बिजली की उत्पादन क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है। हरित भविष्य के लिए स्वच्छ ऊर्जा विषय पर G20 की विज्ञान शिखर बैठक का आयोजन त्रिपुरा, अगरतला में 4 अप्रैल तक किया जाएगा। इसमें ऊर्जा परिवर्तन से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने दोबारा उपयोग वाले प्रक्षेपण यान की स्वतः लैंडिंग का मिशन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। प्रक्षेपण यान RLVLEX का परीक्षण कर्नाटक के चित्रदुर्ग में किया गया। इस सफल परीक्षण के साथ ही भारत दोबारा इस्तेमाल किए जा सकने वाले प्रक्षेपण यान बनाने के और करीब पहुंच गया है। वित्त वर्ष 2022-23 सरकारी विपणन पोर्टल जैम के तहत के माध्यम से 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार किया गया है। यह वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वाणिज्य पोर्टल जैम पोर्टल की सराहना की है। इससे जैम पोर्टल से नव उद्यमियों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमी क्षेत्र के लोगों की सरकारी खरीद में हिस्सेदारी बढ़ेगी। यह पोर्टल यानी कि जैम पोर्टल 2017 में शुरू किया गया था। सरकारी ई बाजार यानी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत पहली आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठक गुजरात के गांधीनगर में संपन्न हुई। यह 3 दिवसीय बैठक आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सिंदाई फ्रेमवर्क को लागू करने में हुई प्रगति पर चर्चा की गई। बैठक में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए पारिस्थितिकीय तंत्र आधारित दृष्टिकोण पर भी विचार विमर्श हुआ। आपदा रोधी बुनियादी ढांचा, आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए वित्तपोषण, आपदा के बाद की गई की कार्यवाही, बहाली और बेहतर पुनर्निर्माण पर भी चर्चा हुई। G20 की आपदा जोखिम न्यूनीकरण बैठक में G20 देशों सहित अतिथि देशों के लगभग 100 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। केंद्र सरकार ने देश भर में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए 7,432 त्वरित चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए 800 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। इससे इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को शीघ्र अपनाने और उनके निर्माण से जुड़ी फेम इंडिया योजना के दूसरे चरण के तहत यह राशि दी गई है। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के बड़े स्तर पर इस्तेमाल के लिए बुनियादी ढांचे में सुधार के मद्देनजर 2015 में फेम इंडिया योजना शुरू किया था। अभी तक भारत में 6,586 चार्जिंग स्टेशन हैं।
सड़क और प्रौद्योगिकी संबंधी परिवहन प्रणाली के बारे में भारत और रूस की कार्यसमूह की पहली बैठक नई दिल्ली में 29 मई को हुई। बैठक का उद्देश्य सड़क परिवहन, माल परिवहन प्रबंधन तथा प्रौद्योगिकी संबंधी प्रणाली में आपसी सहयोग को कारगर बनाया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए उन्नत आकाश हथियार प्रणाली तथा हथियारों का पता लगाने के लिए 12 स्वाति रडारों की खरीद के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, जिसकी लागत 9,100 करोड़ रुपए से अधिक है। उन्नत आकाश हथियार की खरीद भारत डायनामिक लिमिटेड के साथ तथा समुद्र तटीय मोबाइल ब्रह्मोस मिसाइल की खरीदारी के लिए ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है। यह प्रणाली 2027 से सरकार को मिलना शुरू हो जाएगी। विज्ञान श्रद्धा कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।